नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भागवत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर राकेश गोस्वामी से। राकेश जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राकेश गोस्वामी इस समय भारतीय जनसंचार संस्थान, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में भी परिवर्तित हो गया है, वहाँ प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। अंग्रेजी पत्रकारिता के अध्यक्ष हैं और साथ ही संस्थान की अनेक जो प्रशासनिक दायित्व हैं उनके साथ भी आप सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। अध्यापन में आने से पहले लगभग 2 दशक का आपका सक्रिय पत्रकारिता का व्यापक अनुभव, और शायद उनकी पत्रकारिता के साथ जो जुड़ाव और लगाव रहा, उसी का परिणाम है कि पिछले 2-3 वर्षों में उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई और संयोग ये कि तीनों पुस्तकें मूलतः जो देश में कानून व्यवस्था या आपराधिक घटनाक्रम है उससे जुड़ी हुई थी और तीनों पुस्तकें लोकप्रिय हुई। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम उनसे बातचीत तो करेंगे उनकी नवीनतम पुस्तक पर, लेकिन मैं जानना चाहूंगा गोस्वामी जी से कि उनकी जो ये लेखन यात्रा रही, जो उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, पहले उनके बारे में उनसे बात करें। राकेश जी, आपकी जो ये 3 पुस्तकें हाल ही में आई हैं, तो अनायास पत्रकारिता में काम करते करते जब आप अध्यापक में है, तो बजाय टेक्स्ट बुक लिखने के लिए या विद्यार्थियों के लिए उस तरह का कोई अकादमिक कार्य करने की बजाय आपने क्राइम बेस्ड जो ये पुस्तकें लिखने का एक मैं कहूँगा कि एक सक्रिय रूप से आप जुड़ते हैं। पुस्तकों की चर्चा करते हुए अपने उस मनोविज्ञान या उस जो आपकी प्रेरणा मिली उसके बारे में कुछ बात करें। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कम्युनिकेशन टुडे के मंच पे मुझे बुलाने के लिए। जहाँ तक लेखन यात्रा की बात है, या आपकी बात सही है कि अकादमिक क्षेत्र में आने के बाद सामान्यतः ये उम्मीद होती है कि व्यक्ति टेक्स्ट बुक लिखेगा, और चूंकि मैं जर्नलिज्म ही प्रैक्टिस करके आया, जर्नलिज्म ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी यात्रा लेखन की दरअसल अकादमिक क्षेत्र में आने से पहले शुरू हो चुकी थी। मेरी जो पहली किताब है ऑपरेशन बजूका, जो एक यूपी का बहुत खूंखार गैंगस्टर हुआ श्री प्रकाश शुक्ला, उसको कैसे यूपी एसटीएफ ने पकड़ा, कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया, उस पर है। और वो पुस्तक मैंने लिखनी शुरू करी थी कोविड के समय। मतलब ये समझ लीजिए कि 2019 के आखिरी महीनों में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मैंने उसको लिखना शुरू किया था, और जनवरी 20 तक जाके वो पूरी हुई। उसके बाद ये पब्लिश हुई। फिर उसी दौरान जब मैं पहली पुस्तक लिख रहा था, उसमें दरअसल मेरे को ऑथर हैं एक यूपी काडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, राजेश पांडे। राजेश पांडे जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क है। जब मैं लखनऊ में पत्रकारिता करता था तो उनके साथ मिलके, चूंकि वो यूपीएसटीएफ के फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने एक बार मुझे किस्सा सुनाया था कैसे उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को, उनकी पूरी टीम ने, किस तरह के चैलेंजेस थे, किस तरह की कठिनाइयां थी। मोबाइल फोन नया नया आया था, उसको सुनना, उसको लिसनिंग पे लगाना बड़ा मुश्किल था। तो सारा किस्सा सुना रखा था। तो मैंने कोविड के समय, चूंकि समय बहुत था, तो मैंने कहा कि सर इस पे एक पुस्तक लिखते हैं। तो उनका मेरे पास तो समय नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास कहानी है, मेरे पास लेखन है, तो हम मिलके लिखते हैं। और उस पुस्तक को लिखते ही लिखते उसमें जो बातचीत होती थी, उसमें उन्होंने अपने जीवन के और तमाम प्रसंग सुनाए। तो मैंने कहा कि हम लोग 2 पुस्तक लिखेंगे। पहली जो आपके जीवन के दूसरे प्रसंग होंगे, पहली जो होगी वो श्री प्रकाश शुक्ला के ऑपरेशन पे होगी, जिसका नाम हमने रखा ऑपरेशन बजूका। वो पूरी की पूरी किस तरह से श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ा गया, ये वो पुस्तक का कवर है। कैसे इस गैंगस्टर को चेस किया यूपीएसटीएफ ने, कैसे न्यूट्रलाइज किया। और दूसरी पुस्तक जो उनके इतर, जो श्री प्रकाश शुक्ला से इतर कहानियां थी, उन्होंने, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर का जो करियर होता है बड़ा लंबा होता है, तो उसमें तमाम बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां। एक बार ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के बच्चे का कोटा कोचिंग से किडनैपिंग हो गई, इस तरह के बहुत उसमें इंटरेस्टिंग। तो उसको हमने दूसरी किताब बनाई, जिसका नाम रखा हमने बैज एंड द बुलेट। और ये आप देख रहे हैं तस्वीर, आपके दर्शक देख पा रहे होंगे, ये राजेश पांडे जी की तस्वीर है। तो इस तरह से हमने
एक ही एक तरह से कहें कि एक ही एफर्ट में दो किताबों की सामग्री इकट्ठा करी लिखी। हम्म। ये दोनों किताबें पब्लिश, जो पहली किताब है वो मेरे अकादमिक क्षेत्र में आने से पहले पब्लिश हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरी किताब भी चूंकि उस समय लगभग लिखी जा चुकी थी, उसके बाद जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, एडिटिंग कराना, पब्लिशर ढूंढना, पब्लिशर से तमाम टू एंड फ्रो होता है, कभी किसी पब्लिशर को पसंद आती है, वो कहता है इसमें ये बदलाव, ये सब करते करते दूसरी किताब आई। तीसरी किताब दरअसल मेरी पहली किताब होने वाली थी। मैंने जब 2005 में मैं जब जयपुर आया IBN 7 में नौकरी करने, उस वक्त तो चैनल का नाम चैनल 7 था। तो उस वक्त हमारे यहाँ एक क्राइम का शो आता था चैनल 7 पे, और मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई राजस्थान में कोई सीरियल किलर हुआ है शंकरिया कनपटी मार, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर आप एक आधे घंटे का शो प्रोड्यूस करें। तो चूंकि मैं राजस्थान में नया था, मैं लखनऊ से आया था, ये बात 2005 के अक्टूबर नवंबर की है। तो मैंने पहले तो ढूंढना शुरू किया कि भाई कौन है व्यक्ति। दो चार पांच लोगों से पूछा तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा जानकारी दी, लेकिन इतनी जानकारी किसी के पास नहीं थी कि उस पर एक पूरा आधे घंटे का शो बनाया जा सके। फिर मैंने सीधे मैं उस तत्कालीन DGP AS गिल उनके ऑफिस में चला गया। मैंने कहा साहब मुझे ये असाइनमेंट मिला है ऑफिस से, और मैं इसकी ABC नहीं जानता हूँ, मैं तो राजस्थान में भी नया हूँ, और चूंकि स्टेट मेरे लिए नया है इसलिए ये किलर भी नहीं पता है मुझे। उस समय उन्होंने मुझे, एक ऑफिसर थे राजेंद्र सिंह शेखावत, जो आजकल बीजेपी के एक नेता हैं राजस्थान में, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के परिवार से आते हैं, वो एडिशनल SP थे, वो वहां बैठे हुए थे। तो DGP साहब ने कहा कि शेखावत तुम इनकी कुछ मदद करो। उन्होंने मुझे एक दूसरे ऑफिसर का रेफरेंस दिया, बातचीत हुई, लेकिन फिर तब तक वो जो हमारे प्रोड्यूसर थे वो चैनल छोड़ के चले गए और वो किस्सा वहीं बंद हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक कीड़ा कुलबुलाने लगा कि ये शंकरिया कनपटी मार नाम का व्यक्ति कौन है, क्या उसकी कहानी है। तो दरअसल ये जो मेरी तीसरी किताब है, इसका कीड़ा 2005-06 से ही मेरे दिमाग में था। जब मैंने दो किताबें लिख ली तो एक होता है कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं शायद किताब लिख पाऊं। आपको 60,000 70,000 शब्द लिखने हैं, क्या इतना मटेरियल मैं इकट्ठा कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने दोनों किताबें लिख ली तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने कहा कि मैं शंकरिया कनपटी मार की कहानी को रिविजिट करना चाहता हूँ। और फिर मैंने कोविड के दौरान तमाम तरह की इसमें रिसर्च करी, गंगानगर कई बार गया, कई अफसरों से मिला, तब जाके मेरी तीसरी किताब तैयार हुई। तो चूंकि ये किताबें सब एक दूसरे से ओवरलैप हो रही थी, इसलिए वो उस समय अकादमिक टेक्स्ट बुक लिखने का ख्याल नहीं आया। लेकिन अब जरूर मैं सोचता हूँ कि कुछ एक आध टेक्स्ट बुक भी लिखूं, क्योंकि अब जिस जिस क्षेत्र में है, जिस जिस फील्ड को प्रैक्टिस किया है, तो अगर उसकी सेवा कर पाए तो। हालांकि मैं इन किताबों को भी एक कैटेगरी की टेक्स्ट बुक ही मानता हूं, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग के लिए, जो लोग क्राइम रिपोर्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एक तरह से टेक्स्ट बुक जैसी ही है। हालांकि इसका स्वरूप वैसा नहीं है टेक्स्ट नहीं, बुक। वो गोस्वामी जी, मुझे लगता है कि जिनकी रुचि क्राइम बीट में होगी, यदि इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनको उस पूरी परंपरा की जानकारी मिलेगी कि जी वर्षों पहले किस तरह से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन होते थे, कैसे काम होता था, कैसे लिखते थे। और कहीं ना कहीं नए पत्रकारों को रिसर्च करने की प्रेरणा भी मिलेगी। जिस तरह से आपने फील्ड में वहां गंगानगर जाकर के लोगों से बातचीत की, फिर आपने कोर्ट में जिस तरह से जाकर के उस समय के सारे निर्णयों को निकाला करा, तो उस तरह की भी प्रेरणा मिलेगी। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं नए जर्नलिस्ट को भी, नए क्या मैं कहता हूँ, पुराने जो अनुभवी पत्रकार हैं उनको भी एक सोचने की दिशा इन पुस्तकों से माध्यम से मिलेगी। तो ये आपकी जो तीसरी पुस्तक आई है, इंडियाज मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर शंकरिया कनपटी मार, मेरा स्वाभाविक जिज्ञासा है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, विशेषकर 70s के बाद के जो लोग जन्मे हैं इस घटना के बाद, उनके मन में एक सवाल उठेगा, शंकरिया कनपटी मार है कौन। तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये व्यक्ति, ये चरित्र कौन था, और आखिर ऐसी क्या कारण था कि आज भी ये चरित्र लोगों को कहीं ना कहीं, आपकी दृष्टि में जब पुस्तक लिखी है आपने, तो आकर्षित करेगा, या उनके मन में कहीं कोई इस तरह की भावना होगी कि हम पढ़ें उस शंकरिया को लेकर के, उसके जीवन के बारे में। तो कुछ उस बारे में बताएं आप। जी। तो शंकरिया कनपटी मार दरअसल श्री गंगानगर जिला है राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। वहां का एक कस्बा है श्री करणपुर के मोहल्ले में, जिसका नाम था ठेड़ी।
कच्ची ठेड़ी मोहल्ले में रहने वाला एक व्यक्ति था। उसके पिता और उसके दादाजी लोगों के खेत में काम करते थे। ये अपने अपने माता पिता की पहली औलाद था। इसकी माँ अंधी थी, इसके पिता लोगों के खेतों में काम करते थे और इसको बहुत छोटी उम्र से घर में चोरी करने की लत लग गई। अपने घर से अनाज चुराना, कभी कोई बर्तन चुराना। आप जानते हैं सर कि 60-70 के दशक में गाँव में बार्टर सिस्टम चलता था। आपको कोई सौदा खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है तो आप गेहूं दे आते थे और बदले में उसके सामान मिल जाता था, या आपने कोई बर्तन दे दिया, पुराने कपड़े दे दिए तो बर्तन मिल गया। तो इसको बचपन से ये लत लग गई कि घर से कुछ ना कुछ सामान चुरा कर और जाके जो गांव की के बनिया थे, दुकानें थी, वहां से कुछ सामान खरीद लेना। जो गांव में फेरी लगाते हैं, बर्फ बेचते हैं, बर्फ खरीद लेना। इस तरह की आदत इसको लगी। फिर इसका थोड़ा हौसला बढ़ा और इसने अपने घर के सामने एक बाबा रामदेवरा का मंदिर था, वहां के जो डोनेशन बॉक्स होता है जिसमें लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां से इसने पैसे चुराए। और फिर ये तब पहली बार पकड़ा गया। पुजारी ने देखा, लेकिन चूंकि छोटा बालक था तो घर में बताया गया कि भाई इसको समझा लीजिए। पिता ने भी उसको डांट डपट के सोचा कि ये सुधर जाएगा, लेकिन उसकी उसकी वो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। उसने उसके लेकिन बाद गोस्वामी जी, आपकी जो रिसर्च में जब बच्चा लगातार चोरी कर रहा है तो कभी उसके परिवार में भनक नहीं लगी कि आज बर्तन गायब हो गया या वो गायब हो गया? तो कहीं मतलब पुलिस में जाने के बाद ही पिताजी को मालूम पड़ा कि बच्चा गलत कार्यों में लिप्त है? जब तक वो अपने घर में चोरी कर रहा था तब तक तो पता नहीं लगता था, क्योंकि माँ अंधी थी। पिता और अच्छा अच्छा दादाजी अच्छा। शाम को लौट कर आते थे, और अगर आपके घर में एक बोरी अनाज रखा है, उसमें से एक पोटली अनाज गायब हो गया तो पता नहीं स्वाभाविक चलता। सी बात है, पता नहीं लगेगा। बर्तन वगैरह या कपड़े तमाम ऐसे होते थे जो यूज नहीं हो रहे हैं, रखे हुए हैं, तो उनको उठा के दे दिया। हम्म जब दोबारा उनका काम लगेगा तब पता लगेगा। तो हम्म। घर में इसने जो जो चीजें चुराई वो स्वाभाविक रूप से पता नहीं लगा। मंदिर में चोरी की तब तब जाके पता लगा कि इसने, लेकिन तब तक उसका इतिहास नहीं पता था कि वो पहले घर में भी चोरियां कर रहा था। जब उसने गांव में एक घर में चोरी करी, और ये बात है जून 1964 की, तब पहली बार ये बात पुलिस तक गई, और जिसके घर में चोरी हुई थी उसने कहा कि नहीं, इसको पुलिस में बताना जरूरी है क्योंकि 2 बार मंदिर में चोरी कर चुका है। तो तब पहली बार इसके खिलाफ एक पुलिस में चोरी और घर में घुसने का मुकदमा दर्ज हुआ 4 जून 1964 का। और फिर इसको उसका उस मुकदमे का ट्रायल हुआ, इसको सजा हो गई उसमें। और सजा क्या हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चूंकि ये उस वक्त इसकी उम्र 18 साल थी, तो इसको जज ने सजा दी कि आज तुम सुबह से शाम तक कोर्ट में खड़े रहोगे। अच्छा। फिर ये जब वापस लौट के आया, उसके 7 दिन के अंदर इसने दूसरे घर में हाथ मार दिया, और फिर ये पकड़ा गया। क्योंकि गांव में पता लग गया था कि चोरी करता है, तो जैसे ही चोरी हुई तो सबका स्वाभाविक रूप से ये हुआ कि भाई शंकरिया नहीं किया होगा। शंकरिया को पकड़ा गया, 2 झापड़ मारे, उसने कहा हाँ मैंने किया है। तो क्या किया, कहाँ चुराया पैसे, तो उसने बताया साहब पैसे तो मेरे पास बचे हुए हैं, और जो अनाज मैंने चुराया था वो मंडी में बेच दिया, उससे पैसे रिकवर हुए। फिर पुलिस में मुकदमा गया, केस गया पुलिस में। चूंकि ये पहले एक मुकदमा दर्ज हो चुका था, इस बार इसको 1 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई, और ये पहले श्री करणपुर की सब जेल में गया, फिर इसको वहां से शिफ्ट करके गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जेल में भेजा गया। तो पहली बार ये जेल में जब गया, वो उस वक्त इसकी 18, मतलब आप देखिए कि 18 वर्ष की उम्र में इसके खिलाफ 2 चोरी के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये एक बार जेल जा चुका है, और उस जेल की सजा पूरी करके जब वापस आया तो इसने दोबारा से एक तीसरी जगह, उसी दिन जिस दिन ये जेल से रिलीज होके वापस आया, उसी रात को इसने दोबारा चोरी की, और इस बार इसको 1 साल की सजा मिली। तो इस ये अच्छा, जो इसका स्कूल जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है? स्कूल जाता था नहीं जाता था उस समय तक, या स्कूल नहीं कॉलेज? जाता था, ये सरकारी रिकॉर्ड्स में अनपढ़ दर्ज है, क्योंकि अच्छा। पिता बहुत गरीब थे। और आप जानते हैं कि उस समय जब गरीब परिवारों में स्कूल भेजना बच्चों को, ये सब प्रायोरिटी पे नहीं होता है। क्योंकि और तमाम बच्चे थे इसके, 6 भाई बहन और थे, 7 भाई बहन और थे। ये मतलब ये 8वां बच्चा था, मतलब वैसे तो पहला बच्चा था, इसके बाद 7 भाई बहन और थे। तो उनका भरण पोषण करना, उनको खाना पिना खिलाना, चूंकि मजदूर थे, ऐसा है नहीं उनके पास कोई खेती हो या कोई उस तरह का हो, तो मजदूर थे, तो
घर को बच्चों को खिलाने पिलाने में ही सब खर्चा हो जाता था, इसलिए स्कूल जाने का कभी और ऐसा नहीं आया। परिवार में जो दूसरे इसके भाई वगैरह थे उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है? उनका दरअसल क्या हुआ सर कि जब मैंने अपनी रिसर्च 2020 में शुरू करी और मैं इसके मोहल्ले में गया, तो मुझे पता लगा कि इस मोहल्ले में इसका परिवार, जब इसके खिलाफ तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ, तब इसके श्री करणपुर पुलिस थाने में इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोल दी गई। मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है थाने में, ऐसे लोगों के खिलाफ खोला जाता है, एक नया रजिस्टर खोल दिया जाता है, जिसमें आप जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं, जिनके खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे होते हैं, उनकी गतिविधियों पे नजर रखने के लिए एक अलग से रजिस्टर खोल दिया जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में या पुलिसिया भाषा में कहते हैं कि इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुल गई है, या ये फलाने थाने का हिस्ट्री शीटर है। तो जब इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुल गई, उस वक्त इसके घर वालों ने इसको डिसोन कर दिया, और न सिर्फ इसको डिसोन किया, बल्कि बोरिया बिस्तर समेट के वो वहां से करणपुर से निकल के करीब 150 किलोमीटर दूर रावतसर वहां चले गए। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और थोड़ा कई बार दुख भी होता है कि जब इसकी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया, तो जयपुर सेंट्रल जेल से एक संदेश भेजा गया उसके परिवार में। पता लग गया कि वो परिवार अब रावतसर में रहता है। परिवार गया कि भाई फला तारीख को इसको फांसी होनी है, तो आप आके इससे मिल सकते हैं, एक आखिरी मुलाकात। तो परिवार वालों ने कहा कि कौन शंकरिया? शंकरिया तो हम 20 साल पहले मर चुका है। तो इसलिए उन लोगों ने कोई इससे वास्ता नहीं रखा, आखिरी में मिलने भी नहीं आए। ये लगभग 4 साल तक जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था, और 4 साल में इससे एक व्यक्ति भी मिलने नहीं आया। आखिरी के दिनों में इसको 15 तारीख को फांसी होनी थी, इसने 11 तारीख को कहा कि मुझे राठौर साहब से मिलना है। राठौर साहब कौन? जो तत्कालीन गंगानगर के एसपी थे, एसपीएस राठौर। उन्होंने ही इसको अरेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा मुझे उससे मिलना है। राठौर साहब उस समय इत्तेफाक से जयपुर में ही पोस्टेड थे, उनको ये संदेश पहुंचाया गया, तो वो आए मिलने। और जब वो मिलने आए तो इसने हाथ जोड़ के कहा कि साहब मैंने माफ कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे क्या माफी मांगते हो, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिल रही है, और अब थोड़ा सा भगवान को याद करो, भक्ति करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। तो उसने कहा साहब आपको तो पता है मैं तो अनपढ़ हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं जेलर से कह दूंगा कि कोई कैदी आपको गीता या रामायण सुनाए, ताकि आपका थोड़ा सा मन को शांति मिले, और अब आप 3-4 दिन बचे हैं, तो जो आपने किया है उसका तो फल भुगतना ही पड़ेगा। इस तरह की कुछ बातचीत हुई। तो 4 साल में कोई इससे मिलने नहीं आया। जब इसको फांसी हो गई, उसके बाद एक उस समय पीआरओ थे गंगानगर में, वो धर्मयुग मैगजीन के लिए लिखते भी थे। तो उन्होंने जाकर परिवार से बातचीत करने की कोशिश की कि भाई उसका परिवार क्या है, कैसा है। तो उन्होंने, उस परिवार ने उनसे भी बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें कोई बात नहीं करनी है। तो इसलिए जब मैंने रिसर्च करी, लगभग मतलब इसको 79 में फांसी हुई और मैं 2020 में रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता था कि जब ये उस वक्त ही बात नहीं कर रहे थे तो कोई बातचीत होगी नहीं। मैंने 1-2 लोगों से कोशिश करी, लेकिन किसी ने, उनके परिवार से बिल्कुल उन्होंने ये इस बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इसलिए मेरी उनके परिवार से कोई बातचीत हो नहीं पाई। अच्छा गोस्वामी जी, ये भी नहीं पता आपने है कि उनके परिवार का में अभी कौन बचा है, उनके उसके भाई बहन क्या कर रहे हैं, पिता जीवित हैं या नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई। अच्छा, आपने शुरुआत की प्रारंभिक दौर की कि 60s 64 65 में पहला केस रजिस्टर्ड हुआ और अपन फिर फांसी तक पहुंचे। तो जी ये जो कालखंड था, क्योंकि जब गूगल करते हैं तो कहीं इसका नाम शंकर मिलता है, कहीं शंकरिया मिलता है, और आपने फिर कनपट्टी मार और जोड़ दिया। तो वो पूरी जो इसकी कहानी है, जिस तरह से ये अपराध प्रवृत्ति बढ़ती गई और अंततः फांसी पर इसको चढ़ाया गया, तो इसने किस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति में वो लिप्त रहा, और क्यों परिवार ने जब पहचानने से इनकार कर दिया या कहा कि 20 साल पहले मर चुका था, और एसपी साहब कहते हैं कि भगवान को याद करो, तो वो जो उसकी यात्रा थी, थोड़ा सा वो आप बताएं कि किस तरह से इसकी अपराध प्रवृत्ति में आगे बढ़ता रहा। तो शंकर, इसका नाम दरअसल शंकर ही था, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे गांव में नाम बिगाड़ के बोला जाता है, तो शंकर नाम को कोई शंकर नहीं बोलता था। ओए शंकरिया इधर आ, ओए शंकरिया इधर आ, ऐसे ऐसे करते वो शंकरिया हो गया। इसने 1964 से लेकर और 65 तक, 66 तक इसने चोरियां की। आखिरी चोरी की इसकी सजा जो हुई
इसने रेलवे स्टेशन पे चोरी की थी, तो वहां पर जीआरपी का मुकदमा हुआ और जीआरपी वाले मामले में इसको सजा के रूप में जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। जोधपुर सेंट्रल जेल में ये सितंबर 1972 तक बंद था। सितंबर 1972 में ये अपनी सजा पूरी करके बाहर निकला। उसके बाद इसने 1973 फरवरी से हत्याएं करनी शुरू कर दी और 18 फरवरी 1973 से लेकर इसने मई तक वो किया। आखिरी जो इसका मर्डर केस रजिस्टर्ड है, ट्रिपल मर्डर था, वो 3 लोगों को मारा था, वो 25 मई 74 का था। तो यानी 64 से लेके 66 तक चोरी, उसके बाद जेल, और फिर इधर 73 फरवरी 73 से लेके मई 74 तक हत्याएं। ये करीब 18 महीनों में इसने 70 लोगों को मार दिया। ओहो, ये सब और राजस्थान के ही थे, गंगानगर के ही थे? ये गंगानगर के थे। हनुमानगढ़ उस समय अलग जिला नहीं बना था। हनुमानगढ़ के थे, हरियाणा के थे, पंजाब के थे। तो दरअसल ये हरियाणा, पंजाब, गंगानगर जो एक राजस्थान का बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट है, जहां से उधर पंजाब के साइड अबोहर, फजिल्का, फिरोजपुर, इधर अगर हरियाणा की बात करें तो सिरसा जिला, मंडी, डबवाली, इस तरह था। अगर आप गंगानगर के नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो उधर बहावलपुर, पंजाब शुरू हो जाता है, पाकिस्तान वाला पंजाब शुरू हो जाता है। तो ये उस गंगानगर के कोने के इर्द गिर्द जो इलाका था, कभी गंगानगर में घटना करके पंजाब चला जाता था, पंजाब में घटना करके हरियाणा चला जाता था, हरियाणा में घटना करता था फिर इधर। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मैंने अपनी किताब में बताया है कि इसने जो घटनाएं गंगानगर में की, उसमें गैप बहुत था। फरवरी मार्च में इसने घटना की, अप्रैल मई में कोई घटना नहीं हुई, फिर जून में घटना की, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 6 महीने कोई घटना नहीं हुई। सितंबर में घटना हुई, उसके बाद फिर सीधे जाके मई में घटना हुई। तो जो बीच का गैप था शुरू में, चूंकि पुलिस को नहीं पता था, जब तक ये अरेस्ट नहीं होता पुलिस को नहीं पता था कि ये व्यक्ति दूसरे स्टेट में भाग जा रहा है। तो पुलिस को लगता था, जब भी गैप आता था तो उनको लगता था कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। किसी को अरेस्ट कर लेते थे और होता था सॉल्व कर लिया, फिर अचानक 6 महीने बाद एक घटना होती थी। उसका तरीका वही होता था वारदात का। तो फिर लगता था अरे ये तो हमने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया। जब इसको अरेस्ट किया तब इसने बताया कि मैं यहाँ घटना करने के बाद पंजाब चला जाता था, पंजाब में घटना करने के बाद हरियाणा चला जाता था। और जब ये जेल में बंद था, जयपुर सेंट्रल जेल में, और इसकी फांसी की आप जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि जब किसी को लोअर कोर्ट से फांसी होती है तो हाई कोर्ट में कंफर्म होने के लिए जाती है। फिर कंफर्म होने के बाद उसको चैलेंज किया जाता है। भाई जिसको सजा हुई है वो कहता नहीं फांसी नहीं होनी चाहिए, वो चैलेंज होती है। फिर वहां से चैलेंज होकर सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर मर्सी पिटीशन होती है। तो इस सारी प्रक्रिया में जब ये जेल में बंद था तो जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि किसी लेवल पे इसको छूट मिल जाए या इसकी सजा कम हो जाए। तब उन्होंने जयपुर सेंट्रल जेल को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने 15 केसेस का जिक्र किया कि इसके खिलाफ 9 केस पंजाब में दर्ज हैं, 6 केस हरियाणा में दर्ज हैं। लिहाजा अगर इसको इस पर्टिकुलर केस में जिसमें फांसी की सजा हुई है बरी भी हो जाता है तो आप कृपया इसको जेल से ना जाने दें, क्योंकि ये तमाम मुकदमे में इसके। तो उस लेटर से हमको ये पता लगता है कि इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा में भी मुकदमे दर्ज थे। अच्छा, तो लेकिन जिसमें आपने लिखा ये शंकरिया कनपटी मार, तो ये कनपटी मार क्या है? ये कनपटी पे मार के लोगों को मार रहा था या इसका तरीका क्या था मारने का? जी जी, तो कनपटी मार इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि लोगों को कनपटी पे मारता था। शुरू में जब इसने घटनाएं करी, मार्च 1973 में 5 दिन में 5 हत्याएं हुई, तब उस समय बड़ा हाहाकार मचा राजस्थान में, और बल्कि राजस्थान विधानसभा में ये मामला गूंजा। जो गंगानगर के एमएलए थे उन्होंने इस विषय को उठाया कि साहब गंगानगर में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है, बाजार जाना बंद कर दिया है, ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते हैं, बस में ट्रैवल नहीं करते हैं, बाहर सोते नहीं है, इतना हाहाकार मचा हुआ है, सरकार क्या कर रही है। उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान और गृह राज्य मंत्री थी कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल ने फिर मतलब इतना ज्यादा बवाल हुआ कि उन्होंने सदन के पटल पर खड़े होकर अनाउंस किया कि हम इससे बहुत चिंतित हैं, और जो भी इसके बारे में, जो भी हत्यारा है, इसके बारे में जो भी जानकारी देगा उसको 500 रुपए का इनाम की घोषणा करी। 500 रुपए आज सोचने में बहुत छोटा अमाउंट लग सकता है,
लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि 1973 में सोना 250 रुपए का एक तोला था। तो आज के तारीख में 2 तोले का दाम, तो आज लगभग 1.5 लाख का सोना, 1.5 लाख 1,60,000 के तीन आसपास, साढ़े तीन लाख का इनाम आज के। तो लगभग 3.5 लाख की आज की उसमें देखा जाए तो इतना इनाम घोषित किया गया था उसके ऊपर। और उसके बाद तब तब के अखबारों में ये लिखा जाता था कि गंगानगर में कोई अज्ञात हथौड़ा मार आ गया है। और अच्छा। शुरू के केसेस में ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति हथौड़े से कनपटी पे वार करता है। जब इसने एक मनीराम मेघवाल का परिवार था जिसमें उस चार, मतलब पहली बार इसने मल्टीपल हत्याएं करी। इसके पहले सारी एक एक लोगों को मारा था। जब पहली बार मल्टीपल हत्याएं करी मनीराम मेघवाल, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसका नौकर, तब ये पता लगा इन्वेस्टिगेशन में कि साहब दरअसल तो इसने उसको एक चारपाई के पाये से मारा है। फिर ढूंढा गया तो पता लगा कि जो मार्च में 5 हत्याएं हुई थी उसमें एक महिला को इसने मूसल से मारा था। तब एसपी साहब ने कहा कि नहीं, हथौड़ा मार तो है नहीं, क्योंकि हथौड़ा तो किसी वारदात में नहीं मिला है। लेकिन चूंकि वार कनपटी पे कर रहा है इसलिए एसपी साहब ने इसको कनपटी मार पहली बार बोला, और तब से इसका नाम कनपटी मार हो गया। ऐसा व्यक्ति जो कनपटी में मारता है। इसका जो आपने वारदात का तरीका पूछा, वारदात का तरीका भी बड़ा अजीब गरीब था। ये जो इसने बाद में पुलिस को बताया और कोर्ट में भी इसने कन्फेशन किया, ये जिस भी घर में वारदात करने जाता था वहां घुसने से पहले अपने सारे कपड़े उतार देता था, चप्पल उतार देता था, फिर एंटर करता था। एंटर करने, इसका उद्देश्य मारने का चोरी होता था। ये मारने के पीछे उद्देश्य इसका चोरी होता था। तो लेकिन इसको ये जेल में कुछ लोगों ने सिखा दिया था कि अगर तुम किसी को बेहोश करके चोरी करोगे तो कभी पकड़े नहीं जाओगे, क्योंकि कोई वहां पे आई विटनेस नहीं होगा। तो इसने शुरुआती वारदातों में बेहोश करने का प्रयास किया, लेकिन वो वार इतनी तेज था कि लोग मर गए। उसके बाद इसने सोचा कि मार ही देना ठीक है, तो मार के चोरी करता था। ये वहां पे चोरी करता था, जो भी पैसे मिले रखा उसको। उसके बाद स्नान करता था, नहाता था, फिर बैठ के बीड़ी पीता था, फिर बाहर निकल के अपने कपड़े पहन के, और जहां भी वारदात करता था, जितने भी वारदात की जगह थी, वो ज्यादातर जगह ऐसी थी जो रेलवे लाइन के नजदीक थी। रेलवे लाइन का कनेक्शन ये था कि ट्रेन से जल्दी से वो बाहर निकल जाता था। दूसरा कनेक्शन ये था कि जब वो ट्रैक पे चलता था, आप जानते हैं कि रेलवे के पास गिट्टियां होती, तो गिट्टियों पे कोई पैर के निशान नहीं बनते हैं। जो बाद में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसका पांव के निशान रेलवे पटरी तक तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद गायब हो जाएंगे, तो आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो हमेशा वारदात ऐसी जगह करता था जो रेल की पटरी से 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर, हद से हद आधा किलोमीटर दूर। ये उसका तरीका था। हर बार इसके पास कोई औजार नहीं होता था, खाली हाथ जाता था, जो वहां मौके पे मिलता था। एक जगह इसने हंसिये से मारा, एक जगह इसने मूसल से मारा, एक जगह इसने कोई लकड़ी पड़ी हुई थी उससे मारा, एक जगह इसने पाया था चारपाई का उससे मारा। तो जहां जो मिल गया। एक एक घटना ऐसी है कि 2 घरों में एक साथ मारा। पहले घर में दूसरी चीज से मारा, दूसरे घर में गया, वहां कोई दूसरी चीज मिली, उससे मारा। तो इसलिए हथौड़ा मार शंकर, ये हालांकि एक मेरे लिए एक मोटिवेशन इस किताब को लिखने के पीछे ये भी था कि इसके बारे में जो थोड़ी 1-2 पैराग्राफ की जानकारी इंटरनेट पे मौजूद है वो पूरी गलत है। इंटरनेट पे कहते हैं कि शंकर कनपटी मार का जन्म 1952 में जयपुर में हुआ था, ये इसका जन्म 1946 में गंगानगर में हुआ। फिर उसमें लिखा हुआ है कि ये इंटरनेट पे जो जानकारी है कि वो कंबल ओढ़ के सुनसान जगहों बैठा रहता था, कोई आता था तो हथौड़े से मार देता था। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये कनपटी मार जरूर था, कनपटी मारता था, लेकिन इसके पास कोई औजार नहीं होता था, खाली हाथ आता था, खाली हाथ जाता था। जो पैसे मिल गए, एक केस में इसको 2 रुपए मिले, 4 लोगों की हत्या की। जब घर में तलाशी ली तो मात्र 2 रुपए पड़े हुए थे। एक गुरुद्वारे में इसने 3 लोगों को मारा, जिसमें से 2 अंधे थे। वहां पे इसको दो कमरों में, एक जगह 700 रुपए, एक जगह 400 रुपए, 1100 रुपए मिले। तो इस तरह से कहीं 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, कहीं 1100 रुपए, कहीं 2 रुपए, जो भी मिला। लेकिन राकेश जी, इसने करीब 70 लोगों की हत्याएं की और ये अलग अलग घरों में गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर में किसी की नींद उड़ जाए और उसको कहीं बचाने की कोशिश हो, या पहले से रेखी करता था कि जहां कोई अकेला व्यक्ति है वहीं वार करे? मतलब कैसे ये चयन करता था
तो टारगेट। जहां भी इसने मल्टीपल लोगों को मारा, 2 घरों में सिर्फ इसने दो एक से अधिक लोगों को मारा। बाकी जगह तो एक व्यक्ति को मारता था और ऐसी जगह जाता था जो सुनसान हो, अकेला रहता हो। इसीलिए इसने बहुत साधुओं को मारा, क्योंकि अच्छा। आप जानते हैं कि साधु प्रायः अकेले रहते हैं, मंदिर में सो रहे हैं, तो वहां कोई आसपास होता नहीं, तो ज्यादातर साधुओं को मारता था या ऐसे व्यक्ति को मारता था जो अकेला हो। तो वारदात इसने ऐसी की जहां पर इसने एक से अधिक लोगों को मारा। वो दोनों वारदात करने के पीछे इसका जो मोटिव था, जो मंशा थी, वो बदला लेने की थी। उन दोनों घरों के बारे में वो अच्छे से जानता था, वहां पहले काम कर चुका था। मनीराम मेघवाल का जो घर था वो इसके घर के इसी के मोहल्ले में था, तो इसको पूरा उसका रास्ता, कितने लोग रहते हैं, कौन कहाँ सोता है, वो पता था, पहले से पता था। और दूसरा, इसने मई में एक जगह 3 लोगों को मारा था। उस घर के बारे में भी अच्छे से जानता था, क्योंकि उसके एक रिश्तेदार के यहाँ खेत में ये नौकरी किया करता था और वहां इसने चोरी की थी, और चोरी में उस रिश्तेदार ने गवाही दे दी थी, तो इसको सजा हो गई थी। तो इसी तरह मनीराम मेघवाल ने भी एक चोरी के केस में गवाही दी थी, तो इसको इन दोनों परिवारों से बदला लेना था, इसलिए वहां इसने एक से अधिक लोगों को मारा। और इन दोनों परिवारों के बारे में इसको पहले से पूरी जानकारी थी, तो इसलिए वहां पकड़े जाने का खतरा हुआ नहीं। बाकी जहां अननोन जगह है, जहां रेकी करने की जरूरत पड़े, वहां इसने कहीं भी एक से अधिक व्यक्ति को नहीं मारा। ऐसी जगह ही इसने हमला किया जहां पे एक जना सो रहा हो। तो जब ये हत्या करता था तो क्या ये पहले प्रहार में ही व्यक्ति को खत्म कर देता था? कभी संघर्ष नहीं हुआ जिस पर इसने आक्रमण किया? कोई ऐसी कहीं कोई जानकारी? क्योंकि किसी भी निश्चित केस रूप में से। किसी भी केस में संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला। इसने अच्छा। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जिसको कहते हैं एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी कि एग्जैक्ट किस जगह पे। एक्चुअली हमारे कान के पीछे वाला जो हिस्सा होता है बहुत नाजुक होता है, और हम्म। यहाँ पर जो एक ट्यूब होती है, ऐसा मैंने जब डॉक्टरों से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ऐसी ट्यूब होती है कि यहाँ पर अगर अच्छे से तेजी से प्रहार किया जाए तो एक ही झटके में व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसको अब ये किसने सिखाया, कहाँ से सीखा, ये तो नहीं पता, नहीं। ना इसने पूछताछ में कभी बताया। लेकिन इसको लगता है कि ये कोई एक्सपर्टीज थी कि इस जगह मारने से एक ही झटके में। तो किसी भी घटना में ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर कोई इसने किसी ने अच्छा, ये जो आपने शोध की उसमें कुछ आइडिया लगा कि कद काठी कैसी थी, इसकी हाइट, इसका? क्योंकि गरीब था, जेलों में रहा, तो कोई बहुत हष्ट पुष्ट तो होगा नहीं है। नहीं, बिल्कुल उसका तो जो आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसका वजन, उसकी नाप जोख, उसका सब कुछ होता है, तो वो तो जेल रिकॉर्ड्स में है। 5 फीट 3.5 इंच की लंबाई, और 35 किलो का वजन, और अनपढ़ था। कपड़े लत्ते बहुत ज्यादा इसके थे नहीं। जब भी जेल में जमा हुआ, जितनी बार भी गया ये, तो एक शर्ट सफेद और खाकी पैंट ये इसके पास रहता था। फिर बाद में जेल में इसको कपड़े मिलते थे। तो कद काठी बहुत सामान्य सा व्यक्ति था। बल्कि एक उस समय के अखबार में एक हेडिंग यही लगी थी, वजन 35 किलो, हत्याएं 70। ओहो। अच्छा। तो बहुत पतला दुबला था, बहुत बीड़ी पीता था। बाद में जब ये अरेस्ट हुआ, उस वक्त ये रिक्शा चलाता चलाता था भटिंडा में। वहां भी ये जब गिरफ्तार हुआ था तो ये किसी ढाबे में खाना खाना खा के एक पार्क में सो रहा था, और सूचना तब तक लग चुकी थी कि ये नाम बदल के रतनलाल नाम से भटिंडा में रिक्शा चलाता है। तो वहां पर पुलिस को तो अंदाजा नहीं था कि ये इतना पतला दुबला और इतनी छोटी कदकाठी का होगा। पुलिस को लगता था पता नहीं कितना खूंखार कोई व्यक्ति होगा जो लगातार लोगों को मारता जा रहा है, कोई खौफ नहीं है। तो इसलिए बहुत लाव लश्कर के साथ एसपी साहब, जो एसपीएस राठौर साहब थे, बहुत लाव लश्कर के साथ उसको अरेस्ट करने गए थे। जब वहां जाके देखा तो एक मिर्गिल्ला सा व्यक्ति, वो मतलब एक झापड़ में ही बेहोश होके गिर जाए इस टाइप का। उसको उठाया, पूछा क्या नाम है, उसने कहा शंकर। उन्होंने बैठा लिया जीप में और लेके गंगानगर आ गए। गंगानगर में जब इसको रखा गया थाने में, लॉकअप में, तो बड़े शहर के लिए बहुत कौतूहल का विषय था। हजारों की संख्या में लोग पुलिस थाने में इसको देखने आए थे। और उस वक्त की एक धर्मयुग मैगजीन में और रविवार में, दोनों में इसके बारे में लेख छपा था। तो उसमें ये इसको जैसे नुमाइश के तौर पे इसको पुलिस ने खड़ा कर रखा है। पैजामा शर्ट पहन रखी है, हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, एक लंबी रस्सी है,
और इसको लोग देख रहे थे कि ऐसा व्यक्ति कैसा दिखता है जो इतने लोगों को, जिसका इतना खौफ है पूरे जिले में। हम्म। अच्छा, ये मतलब पुलिस ने कब एस्टेब्लिश किया, कितनी हत्याओं के बाद लगभग, कि एक ही व्यक्ति का काम है, ये सीरियल किलर यही है? ये दरअसल मार्च में जब घटनाएं हुई थी, मार्च 73 में 5 घटनाएं, तो जब पांचों घटनाओं में वारदात का तरीका एक था, तो ये पुलिस को लग गया कि करने वाला एक है, लेकिन क्या वो एक व्यक्ति है, क्या वो कोई गैंग है, या ये नहीं पता था। उसके बाद जब मई में इसने जो करणपुर की घटना मनीराम मेघवाल की, और उसके पहले घर में एक जग्गा राय सिख अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे, उनको मारा, फिर मनीराम को, तो 6 हत्याएं जब इसने करी, उस वाली घटना में जो वहां के तत्कालीन श्री करणपुर पुलिस के इंचार्ज थे, जगमाल राम बिस्सू, इत्तेफाक से वो अभी जीवित हैं और मैंने इस किताब के लिए उनसे उनका इंटरव्यू लिया था। तो जगमाल राम बिस्सू ने पहली बार ये स्टैब्लिश किया कि ये शंकरिया का काम है, क्योंकि उन्हीं के थाने का हिस्ट्री शीटर था। जब वो वहां जांच कर रहे थे, तो उस समय जो भी ये हमारे राजस्थान के इलाके जहाँ रेत होती है, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, वहां पर एक प्रजाति लोगों की होती है, खोजी जिनको बोलते हैं, जो पैर पे रेत पे लोगों के निशान देख के बता देते हैं कि साहब ये फला राकेश गोस्वामी के निशान है, या ये फलाने के निशान है। तो खोजी ने बताया कि साहब ये तो शंकरिया के निशान लग रहे हैं। तो बिस्सू साहब ने पूछा कौन शंकरिया, तो उनका, अरे आप नहीं जानते, आपके थाने का हिस्ट्री शीटर है। तो उन्होंने जाके उसकी फाइल मंगवाई, तो पूरी उसकी इतिहास देखा। तो फिर उन्होंने कहा कि साहब ये तो शंकरिया कनपटी मार की कारस्तानी है। उन्होंने जाके अपने एसपी को रिपोर्ट किया ये, और चूंकि इसमें 6 हत्याएं हुई थी, तो उस वक्त कानून ये था कि अगर 6 हत्याएं हो जाती हैं, तो वो उस केस की रिपोर्टिंग आपको अपने डीआईजी को भी करनी होती है। उस वक्त डीआईजी ही रेंज के मुखिया होते थे, पूरे स्टेट का जो पुलिस का मुखिया था वो आईजी था। आज की तरह नहीं कि डीजी एडीजी तमाम तरह के लोग हैं। तो डीआईजी को भी रिपोर्ट करना होता था। उसने रिपोर्ट भेज दी कि साहब ये शंकरिया का है। उसी समय जो एसपी साहब थे, एसपीएस राठौर, वो एक दूसरी दिशा में काम कर रहे थे। कुबड़ी डेरा, एक महिला थी जिसके कुबड़ निकला हुआ था, और ये अजीब सा इत्तेफाक था कि जहां जहां घटनाएं हुई थी, वहां वहां वो उन बंजारों ने अपना कैंप लगाया था, मतलब जो अपना डेरा लगाया था। तो एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि साहब ये उन बंजारों का काम है। एसपी साहब उस लाइन पे चल रहे थे, इन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था। और अरेस्ट करने के बाद बाकायदा जो तत्कालीन गृह सचिव थे राम सिंह, वो जयपुर से गंगानगर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि देखिए हमने सॉल्व कर दिया। तो इन्होंने उसको डांट दिया एसपी साहब ने कि तेरा दिमाग खराब है, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है कि ये कुबड़ी डेरा का काम है और तू बता रहा शंकरिया ने किया है। तो उसको डांट डपट के भगा दिया। और चूंकि उसके बाद 6-7 महीने तक कोई घटना नहीं हुई, तो ये मान लिया गया कि भाई जो हमने डेरा पकड़ा है, जो बंजारे पकड़े हैं, वही इसमें अपराधी थे। चूंकि इनको हमने पकड़ लिया इसलिए घटनाएं बंद हो गई। जब उसके बाद मई में घटनाएं हुई और मई में इसने 2 वारदातों में 7 लोगों को मारा, तब ये लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ है। फिर वापस से विधानसभा में मामला उठा कि भाई आप तो कह रहे थे, आपके गृह सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आप तो कह रहे थे हमने सॉल्व कर लिया, फिर ये घटनाएं कैसे हो गई, और इसमें भी वारदात का तरीका यही है, तो जाहिर सी बात है आपने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। तो फिर सरकार की जब किरकिरी हुई, तो इन्होंने फिर एक सीआईडी ऑफिसर जयपुर से रवाना किया और कहा आप जाके जांच कीजिए। तो जो सीआईडी ऑफिसर आए, उन्होंने भी सारी पुरानी घटनाओं की एफआईआर्स और जो केस डायरी थी उनको एनालाइज करके ये कहा कि ये शंकरिया कनपटी मार का काम है। तो उस वक्त यानी जून 1974 में ये स्टैब्लिश हो गया। तब तक ये 70 लोगों को मार चुका था कि ये शंकरिया कनपटी मार का काम है। स्टैब्लिश पहले भी हो गया था, लेकिन एसपी साहब अपने अलग ही रौब में थे। उन्होंने कहा नहीं, हम अलग दिशा में जा रहे हैं और ये 2 कौड़ी का सब इंस्पेक्टर ये मुझे बताएगा कि कैसे जांच करनी है। बहुत उसके साथ गाली गलौज किया इन्होंने। उन्होंने कहा मैं तुझे नौकरी करना सिखा दूंगा और मैं तू अपनी रिपोर्ट चेंज कर दे। उसने साहब को नहीं बदला, मैं जो लिख दिया मैंने वही है। तो बड़ी मतलब होता ही एक अफसर का ईगो हर्ट हो जाता है कि साहब ये एक छोरा अभी, उसकी 9 साल की नौकरी हुई थी जगमाल राम बिस्सू की, ये 9 साल का सब इंस्पेक्टर मुझे बता रहा है कि मैं गलत दिशा में जांच कर रहा हूँ। तो अच्छा, लगभग एक चीज और बताएं। एक मेरे मन में और ये शंका है कि जो व्यक्ति जेल में रह करके आया और फिर वो गंगानगर में ही रहा होगा, फिर जब शंकरिया पे संदेह होने लगा पुलिस को,
तो उसकी गतिविधियों को कहीं पुलिस ने जांच करने की या देखने की कोशिश नहीं की शुरू के दौर में? सर, इस पूरे केस में पुलिस की घोर लापरवाही रही। हम्म। मैंने अपनी किताब का जो मेरा पहला चैप्टर है, जिसमें जो पहली इसने घटना करी जहां पे हम्म। हत्या नहीं कर पाया था, सिर्फ घायल किया था, एक हम्म। बाबा पूरननाथ थे। उनके अच्छा। पास उनके ऊपर हमला किया, उनका 12 साल का भतीजा था, उसके ऊपर हमला किया, दोनों बाद में बच गए। हम्म। तो उस केस में भी शंकरिया का नाम आया था। अच्छा। और बाबा पूरननाथ ने बाकायदा अपने बयान में लिखवाया था 3 नाम कि मेरे ऊपर नथिया, पूर्णिया और शंकरिया ने हमला किया। हालांकि हम्म। था शंकरिया अकेला ही। बाद हम्म। में पता लगा कि वो जो बाबा पूरननाथ थे वो दरअसल खुद चोर थे, और वो जेल से रिहा होने के बाद साधु बन के वहां पे रह रहे थे। और जब ये निकला वहां जेल से, तो सबसे पहले अपने साथी के पास आया कि भाई, हम्म। माल पानी कमा रखा है तुमने, कुछ दो। और जब उसने दिया नहीं तो उसी के चिमटे से उस पर वार कर दिया। उसकी जेब में 240 रुपए थे, वो चुरा के चला गया। तो पहले केस में जब इसने एक भी हत्या नहीं की थी, हम्म। वहां भी नाम आ गया था। अगर उस केस की ढंग से जांच की गई होती तो हम्म। शायद 70 लोग बच जाते, बच और जाते। एक व्यक्ति सीरियल किलर बनने से बच जाता। अ, हम्म। उसके बाद कई कई स्टेजेस पे पुलिस की लापरवाही, जैसा मैंने बताया कि एक बार उसका नाम सामने आ गया, फिर उसको इग्नोर कर दिया। उसके सबसे पहले केस में नाम आया, फिर जब आपके थाने का हिस्ट्री शीटर है तो आप उसके ऊपर क्या वॉच रख रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि वो खाना बदोश का जीवन जीता था, और चूंकि 72 तक तो वो जेल में ही रहा, तो जो व्यक्ति हम्म। जेल में बंद है उसके ऊपर आप क्या नजर रखेंगे। हम्म। सितंबर 72 में जेल से बाहर आता है, और फरवरी 73 में वारदात करनी शुरू कर देता है। तो दो हम्म। तीन महीने का ये गैप हुआ, और चूंकि वो इतने सालों से जेल में था, तो पुलिस ने हालांकि उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली हुई थी, तो हम्म। कायदे से पुलिस को चाहिए था कि ट्रैक रखता। हम्म। जिस दिन भी वो रिहा हुआ, उस दिन के बाद से उसके ऊपर नजर रखी जाती। लेकिन आप जानते हैं उस समय की पुलिस लापरवाह भी थी। कई बार ऐसा भी लगता है कि रिसोर्सेज भी नहीं थे। जगमान बिल्कुल। राम बिसु ने मुझे बताया कि जब हमें सुबह खबर मिली कि करणपुर कस्बे में 6 लाशें मिली हैं, तो हमें आधा घंटा तो लगा कोई गाड़ी की व्यवस्था करने में कि हम जाएं कैसे वहां पे। थाने में हम्म। जीप ही नहीं थी। तो किसी को किसी तरह हाथाजोड़ी करके कोई किसी को पकड़ के गाड़ी की व्यवस्था करी, तब वहां गए। तो उस समय रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो कई बार जो घटनाएं हो रही उन्हीं पे नजर रखने में व्यस्त रहती थी पुलिस, बजाय इसके कि जो हमारा हिस्ट्री शीटर है उसको भी, उसकी भी गतिविधि। स्टाफ बहुत कम होता था। तो हालांकि ये सब कह के मैं कतई पुलिस को उस दोष से मुक्त नहीं कर रहा हूँ। पुलिस ने अगर लापरवाही नहीं की होती, निगरानी करी होती, तो शायद ये इतनी घटनाएं नहीं हो पाती, और ना ही ये एक छोटा सा मामूली चोर एक सीरियल किलर बन जाता। हम्म। अच्छा, आपने तो क्राइम को लेके इतना रिसर्च किया, अध्ययन किया, तो क्राइम हिस्ट्री में क्या कोई ऐसा कैरेक्टर आपका और ध्यान में आता है जिसने इतनी हत्याएं की हों? नहीं, इतनी हत्याएं करने वाला भारत में कोई भी सीरियल किलर नहीं है। इसीलिए हम हमारी इस किताब का नाम इंडियाज मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर है, क्योंकि इतने कम समय में इतनी ज्यादा 70 हत्याएं भारत के किसी भी सीरियल किलर ने नहीं की है। हम्म। बाकी जो सीरियल किलर्स हुए, कुछ सीरियल किलर ऐसे भी हैं जो कनपटी मार से पहले, जैसे एक रमन राघव नाम का सीरियल किलर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में था, बॉम्बे में ज्यादा उसने मारा। लेकिन उसके भी कोई 20-25 हत्याएं हैं, और समय बहुत लंबा है। ऐसा कोई, ये मतलब इसीलिए हमने इसको इंडियाज मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर कहा है, क्योंकि 18 महीने में 70 लोगों को मारना, ये एक तो इतनी हत्याएं किसे। अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे और आप लिखेंगे सीरियल किलर्स इन दी वर्ल्ड, तो उसमें जो तमाम सीरियल किलर्स की लिस्ट आएगी, उसमें जो पहला भारतीय नाम आएगा वो शंकरिया कनपटी मार का है। शंकरिया का है। तो तो इस तरह आपने का। पूरे इसके चरित्र को आपने देखा, इस पे शोध किया, तो आपको क्या लगता है शंकर जैसे चरित्र यदि हमारे समाज में पैदा होते हैं तो क्या उस समय का कोई सामाजिक परिवेश, जैसा आपने कहा कि इतने उसके भाई बहन थे और फिर गरीबी में रहा, चोरी करना सीख गया, तो क्या वो सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो भी कहीं जिम्मेदार नहीं इस तरह के चरित्रों को पनपने देने के लिए? क्या क्या महसूस करते हैं आप? सामाजिक परिस्थितियां तो बिल्कुल जिम्मेदार रही, क्योंकि उसको बचपन में किसी का साथ नहीं मिला।
पिता और दादा खेतों में काम करते रहे, माँ चूंकि अंधी थी तो वो भी कितना उसका लालन पोषण कर पाई होगी। भाई इससे छोटे थे। और हम्म, दूसरी बात, सामाजिक परिवेश से ज्यादा मुझे लगता है कि जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है, जब कोई व्यक्ति, कम उम्र का व्यक्ति जेल जाता है, तो जेल में जिस तरह की उसको संगत मिलती है। आप सोचिए कि एक छोटा व्यक्ति चोरी के अपराध में जेल जा रहा है, और वहां जेल में कई धुरंधर बैठे हुए हैं जो उसको सलाह दे रहे हैं कि अरे तू फिर आ गया। तो उसने कहा साहब क्या करूं, मैं चोरी करता हूं पकड़ा जाता हूं। तो उनका ऐसे कैसे चोरी करता है तो पकड़ा जाता है, पहले एक वार किया कर, घायल कर दिया कर बंदे को, घायल कर देगा तो कोई देखने वाला नहीं होगा। तो फिर उसके बाद ये जब जब जोधपुर की जेल में था, वहां पर एक हत्या के आरोप में, हत्या हत्या में के मामले में एक सजा याफ्ता कैदी था, बुधराम जाट। उसने देखा कि उसके बड़े ठाठ हैं जेल में, बहुत बहुत ठाठ से रहता है। तो उसने कहा साहब ਤੁਹਾਡੇ तो बड़े ठाठ हैं। तो बुधराम ने कहा तू भी मर्डर करके आ जा, तेरे भी ठाठ हो जाएंगे। तो हम्म, हमारा हमारी जेल्स हैं, जो बेसिकली कहा जाता है कि रिफॉर्म की जगह होती है, जहां जाके लोगों को सुधरना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि जो छोटे अपराधी होते हैं जब जेल जाते हैं तो बहुत बड़े अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की वहां सोबत मिलती है, जिस तरह की संगत मिलती है, वहां तो एक से एक कलाकार मिलते हैं। फिर वो गैंग बन जाना, आज भी हम देखते हैं कि तमाम ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो जेल में बैठ के ही अपना बाहर लोगों के मर्डर्स करा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो हमारी सामाजिक परिवेश तो था ही, एक ऐसा परिवार जहां कोई देखने वाला नहीं था, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। उसके बाद जब जेल चला गया तो परिवार ने उसको डिसोन कर दिया। यानी कि आप सोचिए कि 18 साल की उम्र से उसके हम्म, इर्द गिर्द कोई भी उसका परिवार नहीं था। परिवार ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, और कोई उसका था नहीं। तो 18 साल की उम्र से जो व्यक्ति खाना बदोश का जीवन जिएगा, खाने हम्म, को कुछ है नहीं, खेती कुछ है नहीं, नौकरी कुछ है नहीं, चोरी करके ही जीवन यापन कर रहा है, तो उसकी मनःस्थिति जो होगी, उसको तो कुछ और समझ में नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल। बात सही है कि समाज के स्तर पे भी, लेकिन समाज भी जब देखता है कि जब आपका परिवार ही आपको छोड़ रहा है, तो समाज समाज भी किस क्या तरह करे। कैसे साथ देगा। तो नहीं, सामाजिक मुझे परिवेश भी इसके लिए जिम्मेदार है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं कानून की वो भी जिम्मेदार है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो है पुलिस की लापरवाही। क्योंकि हम्म, ठीक है वो चोर था, चोरी के मामले में उसको सजा हो गई थी, हो सकता आगे और भी चोरी करता रहता, लेकिन वो हत्यारा नहीं बनता, सीरियल हम्म, किलर नहीं बनता। अगर उसको सही समय पे उसको पहले केस में ही उसकी जांच ठीक से होती, उसको पकड़ लिया गया होता। और जो रिफॉर्म्स की आपने बात की, जेलों में सुधार की कोशिश की जाती तो शायद बदलाव आता। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है, आपने जेल सुधार की बात की, कितनी कमेटीज कमीशंस पिछले 50 साल में बन गए, तो स्थितियां तो लगता है अभी भी वो की वही हैं। अब पहले आपने कहा तकनीक नहीं थी इन्वेस्टिगेशन की, अन्वेषण की, अब तकनीक आ गई है, लेकिन हालात वही हैं जेलों के, अभी भी जेल में रह करके पूरा का पूरा जो इनका गैंगस्टर्स है अपना साम्राज्य चला रहे हैं। तो कोई बदलाव मुझे लगता है नहीं, तरीके बदल गए हैं बस। बदलाव हुआ तो काफी है, हम्म, बदलाव काफी हुआ है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि जेल की दीवारों के पीछे यदि आपके जेब में पैसा है तो हम्म, आपके लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तमाम हम किस्से सुनते हैं तिहाड़ जेल के, जो मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी जेल है। हम्म, तिहाड़ में हम सुनते हैं कि साहब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा हुआ सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा देता है, या कोई बिल्कुल। टिल्लू तेजपुरिया नाम के गैंगस्टर की दूसरे उसके राइवल गैंग वाले हत्या कर देते हैं। हम्म, हमने देखा कि जैमर्स लग गए हैं अब जेलों में, कि मोबाइल हम्म, फोन नहीं यूज होंगे, लेकिन आपके जैमर कहाँ काम नहीं करते हैं, कहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, वो जेल के हम्म, अधिकारी खुद बताते हैं कि इस कोने में कोई सिग्नल की समस्या नहीं है। अ, तिहाड़ में तो स्थिति है कि तिहाड़ के बाहर, क्योंकि वो एक बस्ती, मतलब जहाँ तिहाड़ जेल है उसके आसपास बस्ती भी है, तो अगर आप उस सड़क से भी गुजरेंगे तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में आपका फोन से सिग्नल गायब हो जाते हैं। लेकिन हम्म, बावजूद इसके तिहाड़ के अंदर लोग, कैदी जो है फोन यूज कर रहे हैं, फोन यूज हो रहा है, ड्रग्स यूज हो रही है, पैसा यूज हो रहा है, सब कुछ हो रहा हम्म, है। तो मुझे लगता है कि अ, ये जो सुधार या जो कमेटी होती है वो, उसकी मंशा अच्छी होती है, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अधिकारी हैं, जेल में इतना करप्शन है। किसी हम्म, भी जेल में आप जाएंगे, जो भी जेल में पहुंचता है तो उसको पहले पूछ लिया जाता है भाई क्या सुविधा चाहिए,
हर चीज का दाम है। जो किसी को सिगरेट पीने का शौक है, बाहर उसको जो सिगरेट 10 रुपए की मिलती है, मुझे नहीं पता सिगरेट का क्या दाम है, लेकिन हाइपोथेटिकली जो सिगरेट 10 रुपए की मिलती है, वहां 500 रुपए की मिलेगी। पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। आपको घर का खाना खाना है, इतना पैसा। सिगरेट पीनी, इतना पैसा। शराब शाम को चाहिए, इतना पैसा। बाहर से ये पर्टिकुलर शराब चाहिए, इतना पैसा। सारी सुविधाएं हैं। तो जब तक जेल में करप्शन नहीं खत्म होगा, तब तक सुधार मुश्किल है। भाई कमेटी बताती है कि भाई आप जैमर लगा दीजिए, आप बार्ब्ड वायर लगा दीजिए, आप खूंखार कैदियों को सेपरेट रखिए, जो फर्स्ट टाइम कैदी गया है उसके साथ किसी खूंखार कैदी को मत रखिए। तमाम तरह के सुधार होते हैं, जेलों में बहुत सुधार हुए। लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जब उनकी पैसे का लालच होगा, उनको बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो हैं करोड़ों रुपए देते हैं। आपने देखा होगा हाल में एक केस आया, चंद्रशेखर, जो तिहाड़ जेल में करोड़ों रुपए के पेरोल्स पे थे। मतलब वो इकलौता ऐसा केस है जिसमें दिल्ली जेल प्रशासन में तमाम लोग सस्पेंड हुए, उसके पेरोल्स पे थे। करोड़ों रुपए लोगों को बांटता था वो। हीरोइंस जा रही है जेल में। नहीं, वो मुझे बड़ा रोचक किस्सा याद आ रहा है। हमारे एक परिचित शिक्षक थे, किसी कारण से कुछ दिन जेल में रह करके आए। जब रह करके आए तो कहने लगे, यार सबसे परिचय हो गया, बताइए कौन सा काम कराना है अब। तो जी। हालात इस तरह के हैं। अच्छा ये बताओ राकेश जी, कि आपने 2005 में ये आइडिया क्लिक करता है कि शंकरिया पे एक आधे घंटे का शो बनाना है और बाद में पुस्तक लिखनी है। एक्चुअल में जो आपने अपनी रिसर्च शुरू की, गंगानगर गए, न्यायालय के रिकॉर्ड खंगाले, पुलिस ऑफिशियल से मिले, शंकरिया के घर वालों से मिलने की कोशिश की, पूरी शोध यात्रा में लगभग कितने वर्ष लगे आप? तो मैंने एक्चुअली रिसर्च सर अपनी शुरू करी जनवरी 2020 में, कोविड के समय। कोविड के समय। दरअसल मैं इस कहानी को भूल चुका था। मतलब यूं तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन इस पे कोई किताब लिख सकते हैं ये ख्याल हट गया था। फिर जब मैं एचटी में था, हिंदुस्तान टाइम्स में, तो हमारा एक क्राइम रिपोर्टर था जयकिशन शर्मा, जो अभी भारतीय सूचना सेवा में चयनित हो गए और जयपुर में पोस्टेड है। तो जयकिशन के बड़े अच्छे संपर्क थे पुलिस मुख्यालय में। तो मैंने सोचा कि जब इसके इतने अच्छे संपर्क हैं, तो क्यों ना उस कहानी को दोबारा से करने की कोशिश की जाए। तो मैंने जयकिशन से रिक्वेस्ट की कि भाई, और मैं और जयकिशन, हम लोग तत्कालीन जो डीजीपी थे श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, उनके पास गए और मैंने उनसे कहा कि सर मैं इस विषय पे किताब लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास मटेरियल के नाम पे, रिसर्च के नाम पे कुछ भी नहीं, और आपकी मदद चाहिए, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड्स, पुराने रिकॉर्ड्स 1964-73 के रिकॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे, और पुलिस में मतलब पुराने रिकॉर्ड निकालना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो वो चूंकि भूपेंद्र सिंह साहब खुद भी पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन हैं, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा और उनका, नहीं मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। वहां से ये यात्रा शुरू हुई। उन्होंने अपने स्टाफ में किसी को लगाया, गंगानगर संदेश भिजवाया गया। मजे की बात है सर कि गंगानगर से जो पहला इंफॉर्मेशन आया, वो वही था जो विकिपीडिया में मौजूद है। मतलब गंगानगर के पुलिस अफसरों ने सोचा कि वो डीजीपी साहब के ऑफिस से कोई ऐसे रूटीन में मांग हो रही होगी, तो वही जानकारी उठा के भेज दी। मेरे सामने जब कागज आया, मैंने कहा सर एक पैराग्राफ से मैं किताब कैसे लिखूंगा। तो फिर वो थोड़ा जो अधिकारियों का अंदाज होता है, फिर तब जाके गंगानगर की पुलिस को उसकी गंभीरता पता लगी। फिर उन्होंने वहां से कुछ रिकॉर्ड्स भेजे। फिर मैं और मांग करता रहा। जब मेरे पास कागज पूरे आ गए, जो मैंने अपनी कागजी रिसर्च करी, फिर जब मुझे लगा कि नहीं अब मुझे स्पॉट पे जाना चाहिए, फिर मैं मौके पे गया। तो ये सब करते करते मुझे 4 वर्षों का समय लगा सर। और मैंने किताब लिखनी 2024 में शुरू करी थी, लगभग मार्च या अप्रैल में शुरू करी थी, और 4 महीने में मैंने किताब लिख दी थी। तो उसके बाद फिर पब्लिशर ढूंढना। मैं चाहता था कि देश का जो सबसे बड़ा पब्लिशर है पेंगुइन, उससे छपे। तो पब्लिशर ढूंढने में, फिर मैन्युस्क्रिप्ट भेजने में, ये सब करते करते ये अप्रैल 2026 में छप गई। 26 में किताब आई। अच्छा, ये जो सारी आपने यात्रा की, बहुत सारे तथ्यों का आपने संकलन किया, लेकिन जब हम किताब लिखते हैं तो कोई भी इस तरह की पुस्तक केवल तथ्यों का संकलन नहीं होती है। उसमें लेखक की अपनी कल्पनाशीलता, प्रयोग धर्मिता, ये सारी चीजें जुड़ती हैं। तो आपने तथ्यों का और अपनी साहित्यिक कल्पना का किस तरह से पारस्परिक संतुलन बिठाया इस पुस्तक में? नहीं, इस पुस्तक में मेरी कल्पनाशीलता बिल्कुल नहीं है। मैंने ये पूरी असली कहानी है, इसलिए मैंने इसमें जरा सा भी कहीं फिक्शन डालने की कोशिश नहीं की है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि सिर्फ तथ्यों की मदद से किताब नहीं लिखा जा सकती। तो
उसके लिए फिर आपको उस समय में जाना पड़ता है। 1964 का श्री करणपुर कैसा था, हम्म। या 73 में गंगानगर कैसा था, तो उसके लिए फिर आपको सेकेंडरी डेटा पे जाना पड़ता है। उस समय के अखबार, उस समय की मैगजीन्स, उस समय के लोग। तो मैंने राजस्थान का जो जो जयपुर में सूचना केंद्र है उसमें बैठकर 1964 से लेके 79 तक, जब उसको फांसी हुई, तब तब तक के जो भी अखबार वहां मौजूद थे, वो उनको खंगाला, उनको देखा, और सिर्फ इस केस से रिलेटेड खबरें नहीं पढ़ी, और तमाम खबरें कि उस समय देश दुनिया में हो क्या रहा था, राजस्थान में माहौल कैसा था, किस हम्म। तरह के लोग थे, क्या किस तरह की घटनाएं हो रही थी। हम्म। तो वो परिवेश पूरा समझने के लिए फिर आपको उस समय के लोग मिले। तो मेरे साथ दुर्भाग्य ये था कि इस केस से रिलेटेड जितने भी लोग थे पुलिस में, वो सब दुर्भाग्यवश जीवित नहीं थे। सिर्फ हम्म। दो व्यक्ति मुझे मिले जो जीवित थे, एक जगमाल राम बिस्सू और एक ओपी पुरी, जो सीआईडी के ऑफिसर थे, जो जयपुर से जिनको भेजा गया था जांच करने के लिए। हम्म। पुरी साहब भी बहुत वृद्धावस्था में थे जोधपुर में। मैं उनसे मिलने गया। चलने फिरने में उनको तकलीफ हो रही थी, वो एक वॉकर के सहारे चल रहे थे। तो उन्होंने अपनी सारी फाइल्स बहुत संभाल के रखी हुई थी, तो उन्होंने अपने कागज दिखाए, उससे मुझे बहुत मदद मिली। फिर जगमाल हम्म। राम बिस्सू, चूंकि ये एक घटना पे मौजूद थे, इन्होंने जांच करी थी, इनसे बहुत मदद मिली, इनका इंटरव्यू किया। फिर चूंकि कुछ पुलिस के रिकॉर्ड तो मिल गए थे, लेकिन वो सब उस समय हाथ से लिखे जाते थे, अब उसको हम्म। समझ पाना भी बड़ा मुश्किल था। तो एक हमारे मित्र पुलिस में है, बृजभूषण अग्रवाल, इंस्पेक्टर हैं, आजकल जयपुर में पोस्टेड हैं। वो उस समय बीकानेर में पोस्टेड थे, कोतवाली में पोस्टेड थे, तो बहुत व्यस्त रहते थे दिन में। तो रात में वो 2:30-3 बजे फ्री होते थे, फिर वो मुझे फोन करते थे, मैंने उनको एफआईआर भेज रखी थी। तो हम्म। 2:30-3 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक हम लोग फोन पे रहते थे, वो पढ़ के मुझे बताते थे और फिर मैं उसके नोट्स लेता था। पॉइंट्स लेते तो थे। इस तरह से मतलब फैक्ट्स को डिसाइफर करना, उस परिवेश को समझना, समाज को समझना, घटनाओं को समझना, उसमें लगता है समय, क्योंकि आपके सामने एक एफआईआर रखी है, एक अदालत का आदेश रखा है, तो सिर्फ उससे तो जाहिर सी सही। बात है किताब नहीं बनेगी। पूरे उसको जोड़ना पड़ता है सारे हाँ, आप तथ्यों को। जैसे मैं एक घटना को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, हम्म। ऐसा लग रहा है पाठक को कि उसके सामने वो घटना घट रही है, तो बिल्कुल। उसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे उस समय की एफआईआर भी चाहिए, उस हम्म। समय की चार्जशीट भी चाहिए, उसका कन्फेशन भी चाहिए, उसने जो पुलिस को बयान दिया, कोर्ट बिल्कुल। में क्या बोला, उन सब चीजों को रिलेट करके फिर मैं एक ऐसा खाका बनाता हूँ कि हाँ, ये घटना ऐसे घटित हुई, और फिर पढ़ने वाले को ताकि लगे कि हाँ, लेखक उस समय मौजूद था। बिल्कुल। अच्छा, कोई संवेदनशील या भावुक प्रसंग इस पूरी यात्रा में जो इस समय आप याद कर पा रहे हैं? सबसे भावुक तो मुझे यही लगता है सर कि जो अ, जब वो 4 साल जेल में था, तो ठीक है जैसा भी था, लेकिन जब ये पता लग जाता है कि अ, व्यक्ति मरने वाला है, तो हमारा ही खून है। मुझे बहुत ये चीज लगी थी कि उससे कोई मिलने नहीं आया, और सिर्फ मिलने ही नहीं, उसकी लाश लेने से भी मना कर दी। उन्होंने कहा कि जब इसको फांसी हो गई, तो फांसी जिसको भी होती है, जयपुर सेंट्रल जेल में जो फांसी घर है, ज्यादातर जिन भी जेल्स में फांसी घर होता है, तो उसके पास एक छोटा सा दरवाजा होता है, क्योंकि ये परंपरा है कि लाश को कभी भी मुख्य द्वार से, क्योंकि मुख्य द्वार के ऊपर झंडा होता है और झंडे का अपमान होता है, माना जाता है, तो इसलिए मुख्य द्वार से लाश नहीं निकाली जाती है। तो इसको, और वहीं पास में घाट गेट का शमशान घाट है, तो हम्म। इसको आखिरी वक्त में भी अपने परिवार का साथ मैसर नहीं हुआ। और आखिरी वक्त में जो इसकी एसपीएस राठौर से मुलाकात हुई, उसका जब मैंने वृत्तांत पढ़ा, वो मुझे बड़ा भावुक लगा कि देखिए, जिस व्यक्ति ने इसको गिरफ्तार किया, जिस व्यक्ति की जांच की वजह से ये 4 दिन बाद फांसी पे लटकने वाला है, उससे मिलने की इसकी इच्छा, और मिलने के बाद उससे माफी मांग माफी रहा है। माफी मांग रहे हैं तो वो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको पछतावा था। और जब ये अपनी कोठरी से, मतलब इसको 5 बजे फांसी देनी थी, तो 4:45 पे इसको अपनी कोठरी से निकाला गया। और हम्म। जब ये अपनी कोठरी से बाहर निकला, तो इसने, जो साथ में 2 कोठरियां और थी जहां कुछ कैदी थे, तो उनसे कहा, सत श्री अकाल, जय शंकर की, और चिंता मत करना, सब ठीक होगा। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब इसके व्यक्तित्व के अलग अलग आयाम जो देखने को मिले। और फिर ये जब फांसी के फंदे पर वॉक करता हुआ जा रहा है,
तो एक सिपाही से कह रहा है कि यार तूने नाड़ा बहुत टाइट बांध दिया है, कहीं अगर इसको खोलना पड़ा तो तेरे से खुलेगा नहीं। ओहो। तो अच्छा। उससे मजाक कर रहा है। हाँ। फिर उसने कहा कि मुझे जब जब एक्चुअली होता क्या है सर कि जिसको 5 बजे फांसी होती है तो लगभग 3 बजे के आसपास उसको जगा दिया जाता है, हम्म। और फिर उसको नहलाया जाता है, फिर उसको नए कपड़े दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राइट टू डिग्निटी भी है, मरने हम्म। वाले की भी डिग्निटी होती है। जैसे हम बिल्कुल। दाह संस्कार भी करते हैं तो सारे नए कपड़े उसको लगाए जाते हैं। हम्म। तो उसको नए कपड़े दिए जाते हैं, पैजामा कुर्ता दिया गया पहना, फिर उससे कहा गया कि तुमको कुछ खाने की इच्छा है, कोई और इच्छा है। तो उसने और उसको दही और कुछ मीठा खिलाया जाता है, क्योंकि हम्म। अंतिम समय पे मीठा दही खिलाने का, जैसे हमारे यहाँ होता है कोई एग्जाम देने जा रहा है तो उसको दही हम्म। चीनी खिला दी जाती है। तो उसको हम्म। पेड़ा और दही खिलाया गया, तो उसने कहा कि मुझे एक सिगरेट पीने की इच्छा है। तो अच्छा। उसने उसको सिगरेट दे दी गई, क्योंकि अब व्यक्ति मर रहा है तो उसकी इच्छा हाँ पूरी हाँ। कर दी जाती है, उसको सिगरेट दे दी गई। तो ये 3 बजे से लेके 4:45 तक सारा कार्यक्रम चल रहा है। वही अपनी कोठरी में ही नहाना है उसको, हम्म। कोठरी में नहाया, कपड़े पहना। फिर उसके बाद जो जेलर होता है वो उसको पढ़ के सुनाता है कि आपकी मर्सी पिटीशन इस तारीख को रिजेक्ट हो गई, इस तारीख को आपको हाई कोर्ट से सजा हुई थी, तो पूरी कहानी। तो उसने कहा हाँ मुझे सब पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूँ। फिर उसको वहां से लेके गए फांसी पे। फांसी के पास उसने कहा ये है क्या, यही चढ़ना है, क्योंकि वो फांसी घर जहाँ पे चढ़ना होता है थोड़ा रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। हम्म। तो फिर वहां ऊपर जो सिपाही होते हैं वो नीचे छोड़ देते हैं, और नीचे से ऊपर फिर वो ऊपर अकेले जाता है, ऊपर वो जल्लाद खड़ा होता है। तो उसने कहा अच्छा ये है क्या, और मुस्कुराया है उसने एक अजीब से। तो कई बार ऐसा भी लगता है नहीं, कि जब लेकिन आप जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि वो काले पर्दे से मुंह ढक देते हैं, तो वो ऐसा नहीं है उस समय की। होता है जब हाँ। वो ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद उसको ढकते फिर हैं। उसके ऊपर वो डाल दिया जाता है, और फिर उसका फंदा, और फंदा जो होता है फांसी का, उसमें भी कई दिनों तक फॉल कैलकुलेट किया जाता है हम्म। कि व्यक्ति का वजन कितना है, और उस वजन से एक मैथ्स का बाकायदा फॉर्मूला है, उससे वो किया जाता है कि कितनी कितनी नीचे उसको गिराया जाएगा, कि ऐसा नहीं हो कि ज्यादा झटके से गिर जाए तो गर्दन धड़ से अलग हो जाए। हम्म। तो ये भी नहीं होना है, मतलब उसका बहुत साइंटिफिक तरीका होता है। तो हम्म। उसको सिर्फ ये है कि सिर्फ इसकी ये चोक हो जाए और मर जाए, गर्दन नहीं अलग होनी चाहिए। तो उसका हम्म। फॉल कैलकुलेट किया जाता है उसके वजन के हिसाब से। प्लस वो हम्म। रस्सी जो है वो भी विशेष तरह की होती है। वो बक्सर की जेल में बनती थी पहले, अब तो मुझे पता नहीं। उस समय हम्म। बक्सर की जेल से आई थी, उस पे मोम लगाया जाता है बहुत ज्यादा। जेलर अच्छा। भी बाहर से आता है, क्योंकि जयपुर जेल में कोई जेलर नहीं था उस वक्त, हम्म। तो बाहर से आया था वो। जेलर कब आया आता है और कब चला जाता है ये किसी को पता नहीं लगता है, क्योंकि लोग हम्म। ऐसा मानते हैं कि कहीं पता लग गया तो जिस जिस व्यक्ति को फांसी लगी उसके परिवार वाले कहीं उसके ऊपर हमला नहीं कर दें। तो जेलर बिल्कुल। रात के अंधेरे में आता है और कब गायब हो जाता है वो किसी को पता हम्म। नहीं लगता। उसका पेमेंट वेमेंट जो ऑनरेरियम होता है पहले उसका हो जाता है पेमेंट, हम्म। तो वो चुपचाप गायब हो जाता है। तो वो पूरा प्रक्रिया वैसी होती है। वो एक जगह खड़ा होता है, नीचे पटरे होते हैं, जैसे ही वो लीवर पुल करता है पटरा खुल जाता है, और पटरा खुलते ही वो नीचे लटक जाता है। तो वो कितनी गहराई में लटकेगा वो उसका कैलकुलेशन उसके वजन से लगाया जाता है। हम्म। वो लटक गया और लटकते ही यहाँ रस्सी कस जाती है। फिर थोड़ी देर तक वो लटका रहता है, 10-15 मिनट तक। उसके बाद फिर नीचे वो एक कमरा होता है, फिर नीचे से दरवाजा खोल के डॉक्टर जाता है और इस बात की तस्दीक करता है कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। उसके हम्म। बाद फिर वहां जो बाकी कर्मचारी होते हैं उसको लाश को उतारा जाता है। उतारने के बाद पोस्टमार्टम होता है। हम्म। अब आपको लगेगा पोस्टमार्टम क्यों होता है, मतलब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले पोस्टमार्टम नहीं होता था, लेकिन एक केस तिहाड़ में ऐसा हुआ जिसमें हम्म। फांसी लग गई और व्यक्ति की मौत नहीं हुई। जब ओ। डॉक्टर अंदर गए तो देखा उसकी सांस चल रही थी। तो किसी एम्प्लॉय ने उसके पैर पकड़ के लटक गया कि मर जाए वो। ये बात जब पता लगी तमाम ह्यूमन राइट्स में हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया और सुप्रीम कोर्ट की हुई कि अब हर फांसी के बाद पोस्टमार्टम होगा, ताकि ये पता लगे कि कहीं आपने इस तरह का काम तो नहीं किया है, उसका नेचुरल फांसी के तरीके से ही मौत हुई है कि नहीं। हम्म। इसीलिए लिखा जाता है टू बी हैंग टिल डेथ। अगर बिल्कुल। टू बी हैंग लिख देते और अब वो बच जाए तो फिर वो फ्री हो जाएगा। तो हम्म। इसलिए टू डेथ लिखते हैं, और वो जाके वहाँ एक फांसी के समय पे एक जेलर होता है, एक मैजिस्ट्रेट होता है। मैजिस्ट्रेट ही होता है जो इशारा वारंट। करता है कि समय हाँ। हो गया है, इशारा करता है। और एक डॉक्टर होता है जो कि इस बात की वो करता है कि भाई
इसकी मृत्यु हो गई है। हाँ मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि शंकरिया लास्ट मिनट तक हंसता रहा और कि मुझे यहाँ चढ़ना है, मतलब उसके चेहरे पे या कहीं कोई पश्चाताप, घबराहट, ऐसा कहीं कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है इस मुझे तरह ऐसा लगता है सर, मतलब मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं कि कई बार जब आपके सामने मौत दिखती है तो आदमी थोड़ा डिरेंज्ड हो जाता है। की। उसका विवेक, उसका सोचने समझने की शक्ति शायद क्षीण हो जाती होगी। क्योंकि पछतावा तो था, पछतावा नहीं होता तो एसपीएस राठौर माफी को बुला के माफी नहीं मांगता। हम्म। लेकिन उन अंतिम क्षणों में जब वो बिल्कुल ये पता है कि अब 4:45 पे मैं निकल रहा हूँ और 15 मिनट बाद मैं मेरी जीवन समाप्त होने वाला है, तो हो सकता है उस समय व्यक्ति ऐसे फेज में चला जाता है जब उसको कुछ समझ नहीं आता है कि हंसना है कि बोलना है कि रोना है। कई ऐसे लोग होते हैं, कई फांसी की मैंने कहानियां पढ़ी, जो बिल्कुल मौन हो जाते हैं। हम्म। और जिस दिन तय हो जाता है कि फला तारीख को फांसी होगी, उससे लेके फांसी होने तक वो 15-20 दिन तक कुछ बोलते ही नहीं है। हम्म। तो अलग अलग तरह से लोग रिएक्शन करते हैं। वो मुझे लगता है तो व्यक्ति की खुद की परिस्थिति पे निर्भर करता होगा कि बिल्कुल किस बिल्कुल तरह की उसकी खुद की मनस्थिति परिस्थिति है। देश के लिए जो कुर्बान हुए, फांसी लगी, वो हंसते हंसते चढ़ गया तख्ते के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक मिशन के लिए बलिदान दिया, तो उनको शायद एक उत्सरे का उमंग कई उल्लास था। हाँ, कई लोगों को शौक होता है, कई लोगों को अलग उस अलग समय वो अंतिम 10-15 मिनट आपके मन में क्या चल रहा है, इसका कोई अध्ययन यदि कर सके तो तब शायद एग्जैक्ट पता हाँ लगेगा। हाँ हाँ। कुछ वरना तो ऐसे केसेस आए हैं कि जब मृत्यु की सजा दी गई तो कुछ जो हमारे पत्रकार हैं या कुछ और लोग हैं, वो इंटरव्यू करने के लिए परमिशन ली उन्होंने कोर्ट से। शायद उसमें कहीं वो कोशिश की हो उन्होंने कि मृत्यु के समय क्या मनस्थिति होती है। चलिए खैर, ये तो एक अलग विषय है बात करने के लिए। लेकिन आपकी इस पूरी बातचीत से क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी पुस्तक में रहस्य, रोमांच और सामाजिक विमर्श, इन तीनों का हम एक समन्वय देख सकते हैं जब शंकरैया के जीवन को या उसके जो पूरा घटनाक्रम है उसको यदि हम पढ़ेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें रोमांच भी है, इसमें कैसे एक समाज एक व्यक्ति को फेल करता है, कैसे पूरा सिस्टम एक व्यक्ति को फेल करता है, वो भी है। और साथ में एक ऐसा व्यक्ति जो कि 35 किलो वजन, 3.5 फीट की हाइट, बिना परिवार का, एकाकी जीवन, खाने का पीने का कोई भरोसा नहीं, वो इस तरह की घटना करता है और करके 1979 में फांसी पे चढ़ जाता है। हम्म। और 2026 तक उसके बारे में किसी को कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं। हम्म। तो और जो थोड़ी बहुत जानकारी इंटरनेट पे है वो बिल्कुल गलत है। तो एक मुझे ये भी था कि कई बार किताबें इतिहास लेखन भी होती हैं, कम से हम्म। कम एक डॉक्यूमेंट हो जाए कि इसकी असली कहानी क्या है। हम्म। क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, क्राइम के स्टूडेंट्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए बहुत एक ऐसे अच्छा दस्तावेज है, फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स के लिए, कि हम्म। कैसे इन्वेस्टिगेशन में गलतियां होती हैं, क्या अच्छाइयां होती हैं, कैसे जो जो क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए, तो इस तरह के लोगों के लिए एक अच्छा दस्तावेज हो भी सकता बनाने की मेरी मंशा थी। इस तरह का एक कागज, एक एक किताब हो जो हमेशा से, पहली बात तो जो सही कहानी है वो है। हम्म। बिल्कुल फैक्ट्स के हिसाब से, रिकॉर्ड्स के हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से। दूसरी, उससे क्या लेसन्स ले सकते हैं। लॉ स्कूल्स में मैंने, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज में, लॉ यूनिवर्सिटीज में भी उनके जो डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनको भी पत्र भेजा है कि उनकी लाइब्रेरी में एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है। हम्म। तो इस तरह की पुस्तकें जो हैं वो ना ना सिर्फ आम पाठकों के लिए जिनका क्राइम में या खास करके असली क्राइम की कहानियां पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, उनके साथ साथ इसकी एक अकादमिक वैल्यू भी है। अच्छा गोस्वामी जी, एक मेरे मन में और जिज्ञासा है। आपने 4 साल मेहनत की, 4 महीने लेखन में लगाए, प्रकाशन किया, और जैसा आपने कहा कि नेट पे सामग्री नहीं के बराबर थी। आपकी इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद क्या कोई ऐसी उम्मीद जगी है कि कोई रचनाकार, वो फिल्मकार भी हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हो सकता है, वो कोई साहित्यकार भी हो सकता है, इन मुद्दों को लेकर के कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, कोई फिल्म बनाए, कोई इस तरह का थ्रिलर बनाए, कहीं कोई इस तरह की आपकी बात हुई, या ऐसी उम्मीद आप करते हैं कि आने वाले टाइम में इन कहानियों को लेकर के, इस कथा घटना को लेकर के कोई काम करे?
उम्मीद तो मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि जो हमारा ऑडियो विजुअल मीडियम है, जो हमारा सिनेमा है, उसमें उसकी रीच, उसकी पहुंच बहुत ज्यादा होती है, और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम चले। तो उम्मीद जरूर है, करता हूँ। और अभी तक जहां जहां भी बात हुई, मैंने इसका एक आज तक रेडियो पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। वहां भी जो लोग उस टीम में मौजूद थे, उन्होंने कहा इस पे तो बड़ी अच्छी वेब सीरीज बननी चाहिए। तो मेरी इच्छा तो है कि कोई सिनेमा, कोई वेब सीरीज बने, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। कई लोगों को प्रपोजल गया हुआ है, उस पे विचार विमर्श हो रहा है, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन कॉन्क्रीट रूप से अभी तक तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, एक लेखक के तौर पे मेरी इच्छा जरूर है कि एक जो पाठक वर्ग है और एक जो सिनेमा देखने वाला वर्ग है, उस वर्ग में भी ये कहानी जानी चाहिए। पढ़ तो लोग खूब रहे हैं, जिस तरह के रिव्यूज इंस्टाग्राम पे लोगों ने डाले हैं, जिस तरह के रिव्यूज अमेजोन पे डाले हैं, उससे लग रहा है कि लोगों को कहानी पसंद आ रही है, पुस्तक पसंद आ रही है। लेकिन मेरी ये एक लेखक के तौर पे इच्छा जरूर है कि ये और वाइडर ऑडियंस तक जाए, इस पे सिनेमा बने, इस पे कोई वेब सीरीज बने तो और अच्छा रहेगा। 4 साल, अंतिम सवाल है मेरा, 4 साल तक आपने क्रिमिनल के जीवन को देखा, महसूस किया, एक तरह से पूरी तरह से डूब गए, जैसा आपने बताया, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में लेकर के हम उन सब चीजों को लिख रहे हैं। फिर आपने उसको लिखा। नेचुरली जब हम लिखते हैं तो अब रचनाकार पूरे उसमें डूब जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के फिर इतने मंचों पर बात करते हुए, एक शिक्षक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक समाज वैज्ञानिक के रूप में, आपके पूरे जीवन पे कहीं कोई इसका आपको लगता है कि प्रभाव पड़ा हो, और उसको लेके कहीं आप समाज में एक जागरूकता के लिए या किसी मंच पे कहीं कोई प्रयास करने की बात सोचते हो? ये जो भी क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, या जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, या जो भी जूरिस्ट होते हैं, जो भी अपराध की दुनिया में किसी भी रूप में जुड़े होते हैं, तो उनके मन पे उस उन कहानियों का, उन अपराधों का, उन अपराधियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। और जिस व्यक्ति को मैं 4 साल से, जैसा आपने ठीक कहा, एक तरह से जी रहा हूँ, उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके परिवेश में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है दिमाग में आता है। एक मैं आपको, मतलब, ये मैंने आज आज तक कभी इसकी चर्चा किसी और से करी नहीं है, लेकिन आपके मंच पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं रात में जब करीब 4 बजे या 3, साढ़े 3 बजे लिख के अपना लैपटॉप बंद करके सोने जा रहा था, तो मैं किचन में पानी पीने गया, तो मुझे लगा कि खिड़की के उस तरफ शंकरिया खड़ा है और मुझसे कह रहा है कि मेरे ऊपर क्यों किताब लिख रहे हो। अच्छा। ये एक बार हुआ ऐसा, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो फिर मैंने अपनी श्रीमती जी से भी इसकी चर्चा की, तो कहने की भाई रात में देर तक मत लिखा करो। और वो होता ही है कि जब आपके दिमाग में कोई चीज चलती रहती है। हाँ इससे हाँ। पहले की किताबें जो मैंने लिखी वो भी बहुत खूंखार क्रिमिनल्स थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम्म। इसमें और एक ही बार हुआ, ऐसा नहीं बहुत बार हुआ, हम्म। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि वो व्यक्ति खिड़की के उस पार खड़ा हुआ है और वो मुझसे कह रहा है कि क्यों किताब मेरे ऊपर लिख रहे हो। चलिए गोस्वामी जी, आपसे बातचीत हुई आपकी पूरी लेखन प्रक्रिया के बारे में, और एक तरह से शंकरयाग कनपट्टी मार के माध्यम से हमने उस पूरे समाज के चरित्र को एक आईने के रूप में भी देखने की कोशिश की, और आपकी उस पूरी शोध यात्रा के संस्मरण, और किस तरह से एक व्यक्ति अपराधी बनता है उसके बारे में आपने बहुत सारी बातचीत की। उम्मीद है हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे उनके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे, कई तरह की ऑब्जर्वेशंस होंगी। उनसे अनुरोध कि हमारे यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उस पर वो अपनी टिप्पणियां लिख करके हमारी इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, अपनी इस पूरी लेखन प्रक्रिया के बारे में बातचीत की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर, कि आपने अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे वापस से उस पूरी यात्रा में ले गए, और पूरी जो मेरी 4 वर्षों की मेहनत, रिसर्च की, और 4-5 महीने की मेहनत लिखने की, फिर पब्लिशर ढूंढने की, वो सारी तमाम यादें जीवंत हो गई। आपने बहुत अच्छे तरीके से उन उस समय में मुझे वापस ले गए, और आपने अपने मंच पे मुझे बुलाया, मुझे अपनी बात इतने विस्तार से रखने का मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।